हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो मैं श्री राघव, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ में हम बात करेंगे इसकी स्टेटमेंट की, फिर इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और इसके बाद में हम प्रूव करने वाले हैं गॉसेस लॉ को यूजिंग कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। तो गॉसेस लॉ की जो अपनी लिटरल स्टेटमेंट है, जो वर्बल स्टेटमेंट है, उसमें ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग आउट ऑफ ए सरफेस, यानी किसी भी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो बराबर होती है, किसके बराबर होती है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी पूरे सरफेस के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी परमिटिविटी से, जैसे कि यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लिया गया है, ये हमने आगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बात की हुई है। तो समझिए यहाँ से कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी पूरे सरफेस के ऊपर जितना चार्ज है, अगर उस चार्ज को आप डिवाइड कर देते हैं ε0 से, यानी कि परमिटिविटी से, तो इन दैट केस जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाती है? आपकी टोटल फ्लक्स आ जाती है। अब इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखिए, जो मैथमेटिकल सिंबल होता है फ्लक्स का वो होता है फाई, एंड फाई इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस। यहां पे देख रहे हैं द इंटीग्रेशन ऑफ ओवर होल सरफेस, लेकिन किसका? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सरफेस एलिमेंट ds, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और ये हमारा क्या होता है? ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है यहां तक, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके होते हैं कि ये फ्लक्स क्या होती है, ठीक है। अब इसके आगे जो गॉसेस लॉ है वो क्या कहता है कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यहां पे ये समेशन लिखा हुआ है, ये जो टर्म यहां पे लिखी हुई है, ये यहां पे समेशन, सम किया हुआ है पूरे के पूरे चार्जेस का। मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज किसी एक एलिमेंट पे, तो पूरे के ऊपर चार्ज कितना होगा? समेशन ऑफ क्यू, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय ε0। और ये किसके लिए होता है? फॉर वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैक्यूम की परमिटिविटी से किसको डिवाइड कर देंगे? टोटल चार्ज को। तो उस केस में हमारी क्या आ जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर वैक्यूम। दूसरे केस में क्या होता है कि फाई इज इक्वल्स टू अगेन इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस ई डॉट ds, एंड दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि जब यहाँ पे वैक्यूम होगा उस केस में ε0, और जब यहाँ पे मीडियम होगा उस केस में एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे कूलम्ब्स लॉ से। ओके, सो अभी इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं गॉसेस लॉ को ड्राइव करेंगे कूलम्ब्स लॉ से। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास में ऐसे कोई रैंडम सरफेस है। ये आप सरफेस देख रहे हैं, ये कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, ये ना तो स्क्वायर है ना ही कोई स्फेयर सर्कल, कुछ भी नहीं है। ये एक रैंडम ऐसे ही है डिजाइन, कोई भी ऐसे पड़ा हुआ है रैंडम सरफेस। इस सरफेस के ऊपर किसी एक पॉइंट O के ऊपर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। ये Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और नॉर्मली हम इस चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस R पे, यहाँ कहीं पे हम एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट इमेजिन करेंगे यहाँ पे ds, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। किसकी? सरफेस एलिमेंट की। बिकॉज यू नो दैट कि सरफेस की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे अगर ये बोर्ड आपके सामने कोई सरफेस है, तो इस सरफेस की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, यानी कि यहाँ से आपकी तरफ होगी या फिर इसके पीछे की तरफ होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है सरफेस की। दूसरा, ये चार्ज पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इससे एमर्जिंग होगा, बाहर की तरफ होगा हमेशा। लेट अस से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन है, और हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो इस ds के साथ में एंगल बना रहा है थीटा। ये बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ही सीधी सीधी बातें हमने की हैं। शायद इस फिगर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो अलग से रह गया हो, ठीक है। R यहाँ पे डिस्टेंस है, ds सरफेस एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन हमने बनाई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अब ये कितनी होने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम शो करते हैं E से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, वैक्यूम की ही बात करेंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द Q ओवर r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस और यहाँ पे r कैप होगा हमारे पास यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन। ओके, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर इसलिए दिया क्योंकि हम इसको बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, अब इसके बाद में जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, अब देखिए जो फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे इसी सरफेस एलिमेंट ds के लिए, ठीक है। सो लेट अस से ds के लिए जो फ्लक्स होगी वो होगी हमारे पास में d फाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है देन उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होगी उसकी एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन होती है कोसाइन ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो ये वैल्यू आ जाएगी E ds कोस ऑफ थीटा। अब E की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, E की वैल्यू हमारे पास में है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ds कोस ऑफ थीटा ओवर r स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां पे हम स्केलर फॉर्म ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से d फाई तो क्या आ गई, d फाई वैल्यू आ गई स्मॉल एलिमेंट की, सिर्फ ds के लिए। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। और लेकिन हमें फ्लक्स क्या निकालनी, हमें फ्लक्स निकालनी इस पूरे सरफेस के लिए। इस पूरे सरफेस के लिए कितनी होने वाली, तो पूरे सरफेस के लिए कितनी होएगी, पूरे सरफेस के लिए होएगी फाई, द टोटल फ्लक्स, ये बराबर होने वाली है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितनी आने वाली वैल्यू, देखिए यहां से जो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हम बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर टर्म्स हमारी आ जाएंगी ds cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं क्या करूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस सरफेस के अपर पॉइंट पे और दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं सरफेस के लोअर पॉइंट पे, और इन दैट केस अगर एक कोन बनता है, पूरा कोन समझ पा रहे, पूरा एक कंप्लीट कोन बनता है यहां पे, जैसे यहां पे ऐसा अगर कोई कोन बनता है, दिस इज पॉइंट O जहां पे चार्ज Q रखा हुआ है हमारा, और ये जो सेंट्रल डिस्टेंस हमने इमेजिन किया था R, और यहां पे जो सरफेस है हमारा वो सरफेस है यहां पे ds, कुछ ऐसा वैल्यू बन जाएगा। तो इस केस में ये वाला जो एंगल बनेगा यहां पे, जिसको हम बाद में सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, ये जो कंप्लीट एक 3 डायमेंशनल एंगल बनता है, पूरी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है एंगल की, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। सो इन दिस केस ये जो ds cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म किसकी टर्म होगी, सॉलिड एंगल की टर्म होगी। यहां से हम लिखेंगे ऑल्सो ds cos ऑफ थीटा ओवर r स्क्वायर is d ओमेगा, वेयर d ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। यहां पे d ओमेगा हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है पूरा का पूरा, और सॉलिड एंगल की वैल्यू यहां पे रखते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर पूरी की पूरी टर्म इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा, एंड यू नो दैट कि d ओमेगा का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई होती है। कितनी होती है, 4 पाई, ठीक है, यानी 720 डिग्री का एंगल बनता है पूरा का पूरा। यहां पे वैल्यू रखते हैं यहां से, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से यहां पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज दैट इज द Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द गॉसेस लॉ। हमें यही चीज यहां पे प्रूव करनी थी, और ये हमारी जो है प्रूव हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से यहां तक आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में।
एंड इफ़ यू थिंक सो, अगर आपको यहाँ कोई एक ऐसा स्टेप रहा हो जहाँ पे आपका कुछ थोड़ा बहुत मिस हुआ हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा बैक करके एक बार दोबारा फिर से देख सकते हैं। बाकी फिर भी अगर इसके अलावा रेदर देन दिस टॉपिक आपके फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं, अलग किसी टॉपिक में डाउट हैं, देन आप कमेंट कीजिए, हम उस सेक्शन पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।